हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हमने बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जो है हाउ टू सेव टैक्सेस। कैसे हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। इट इज़ अ जनरल नेचर ऑफ एवरीवन दैट नो वन वांट्स टू पे टैक्स because it is a burden. It reduces our income. But for the progress and growth and development of the country, taxes are also required for the government because all the public expenditures are met through the taxes. तो टैक्स लाइबिलिटी को हम लीगली कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से, थोड़े से ट्रिक्स से, थोड़े से टिप्स से, ये मैं एक लेक्चर सीरीज़ में आपको बताऊंगा। और पूरे लेक्चर्स के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक नई लेक्चर सीरीज़ हाउ टू सेव टैक्सेस लेजिटिमेटली लीगली। आई वेलकम यू ऑल इन द मिरेकुलस वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन। Taxes are of two types. One is direct taxes, another is indirect taxes. तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम होता। एक बार बहुत बेसिक में डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर लेवीड ऑन अ पर्सन टू whom they are paid. That means they are the taxes which are levied on a person and paid by the same person. जैसे ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्स होते हैं? ये टैक्स ऐसे होते हैं जो जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वही पर्सन उन्हें पे करता है। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर आपके ऊपर लगाया तो आपको ही पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो लेवी तो किसी पर्सन पे होते हैं और अल्टीमेटली बर्डन जो होता है और पे होता है वो किसी और को करना होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देखते हैं। पहले डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। जैसे GST is levied on or its burden is borne by the ultimate customer. तो कस्टमर को बर्डन बेयर करना होता है, लेकिन कस्टमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करता। कस्टमर सेलर को पे करता है और सेलर गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक मिस्टर ए हैं और ये कार में डील करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्स में डील करते हैं, कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं। सपोज डीलर है तो मिस्टर ए इज अ सेलर। मिस्टर ए ने ये कार सप्लाई की एक कस्टमर को। ये मिस्टर ए है और इन्होंने कार सप्लाई की मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी इज अ कस्टमर। ही इज अ कस्टमर। तो इन्होंने कार परचेज की तो इन्होंने कार का पेमेंट किया। He has made payment to Mr. A. Suppose the price was 10 lakh. तो इन्होंने 10 लाख पे किया। प्लस सपोज GST रेट was 18%. GST at the rate of 18%. तो इस 10 लाख पे 18% यानी 1.8 लाख रुपीज़ हो गया GST। तो नेट इन्होंने टोटल अमाउंट पे किया 11.8 लाख कार डीलर को। ये जो कार डीलर है मिस्टर ए, what he will do, he will keep rupees 10 lakh with him and he will pay 1.8 lakh GST to the government. तो ये जो मिस्टर ए हैं ये क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को कितना अमाउंट दे देंगे? ये गवर्नमेंट को 1.8 लाख रुपीस दे देंगे। क्या? GST. Hence why this is known as indirect taxes. अल्टीमेट बर्डन तो किसके ऊपर आया? अल्टीमेट बर्डन तो कस्टमर के ही ऊपर आया, लेकिन गवर्नमेंट को पे किसने किया? तो गवर्नमेंट को पे किया मिस्टर ए जो कि हैं एक सेलर।
आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Friends, income tax is a complicated law. It is the most complicated and technical act out of all the laws, rules and regulations of the country. तो ये टिपिकल है, टेक्निकल है, ये बात सही है, लेकिन वो टिपिकल और टेक्निकल होने के बाद भी मैं आपको जितना इजी हो सकता है टैक्स और जितने इजी लैंग्वेज में हो सकता है उतनी इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे आप टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इनकम टैक्स में ही यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो लेक्चर है वो वही चीज़ों को कवर करेगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक पूरे इनकम टैक्स को समझने के लिए, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उतना समझ लिया तो आगे के टैक्स सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आएंगे, और ये सब हम करेंगे लीगली। तो देखते हैं, टैक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 टर्म्स होते हैं। वन इज टैक्स प्लानिंग, सेकंड इज टैक्स अवॉइडेंस एंड थर्ड इज टैक्स एविशन। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग इज ए लीगल प्रोसेस एंड आर्ट टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। इट इज अलाउड बाय लॉ, इट इज एज पर लॉ। तो आप क्या करते हैं, आप लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में ही अलग अलग प्लेसेस पे दिए हैं। उन बेनिफिट्स को, उन एडवांटेजेस को, उन एग्जेम्पशंस को, उन डिडक्शंस को, उन रिबेट्स को आप अवेल करते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। सेकंड होता है टैक्स एविशन। ये टैक्स एविशन क्या है? टैक्स एविशन इज अ इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स। दिस इज नॉट अलाउड एज पर लॉ। तो टैक्स एविशन, ये भी तीनों ही टैक्स की लायबिलिटी को कम करते हैं। टैक्स एविशन भी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, लेकिन ये इलीगल वे है और इस इलीगल वे को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। नहीं, टैक्स एविशन इज नॉट अलाउड, आपको करना भी नहीं चाहिए। फिर क्या है एक सेकंड, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस इज reducing your tax liability by using loopholes in the tax laws. टैक्स लॉ में कई प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं जिनके कई इंटरप्रिटेशन हैं, कई प्रोविज़न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लॉ मेकर्स का इंटेंशन तो था टैक्स लगाने का, लेकिन वहाँ लैंग्वेज क्लियर नहीं है और वो टैक्स लायबिलिटी नहीं बन सकती है। लीगली दे आर अलाउड, लीगली आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एथिकली दे आर नॉट अलाउड। तो देखते हैं तीनों को एक बार। टैक्स प्लानिंग क्या है? इट इज़ 100% लीगल। एक बार हाईलाइट करते हैं इन्हें। तो टैक्स लायबिलिटी जो है, टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स प्लानिंग इज 100% अलाउड, वेयर एज टैक्स अवॉइडेंस it is legal but unethical, whereas tax evasion it is illegal and punishable also, वो ये punishable भी होता है। और एक बार अगर टैक्स एविशन होता है और टैक्स एविशन डिपार्टमेंट पकड़ लेता है तो फिर टैक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पूरी बारात आती है। बारात मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज, फाइन, ये सब इम्पोज होते हैं और वो पे करने होते हैं। इसके साथ में प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन माने जेल भी हो सकती है। तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो टैक्स एविशन इज नॉट लीगल। एक बार एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं टैक्स प्लानिंग के? जैसे आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, एग्जेम्पशंस हैं बहुत सारी। सेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस होती हैं। आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 80 में 80C से यू तक डिडक्शंस होती हैं। रिबेट होती है, जैसे 87A की रिबेट है। टैक्स हॉलीडेज होते हैं। तो बहुत सारे प्रोविजन से ये सब कहाँ दिए होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में ही दिए होते हैं। उन्हें यूज़ करके टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस का एग्जाम्पल, जैसे आप लास्ट डे है तो आप लास्ट डे तक पेंडिंग करते हैं पेमेंट को। एडवांस टैक्स है तो एडवांस टैक्स को भी लास्ट डे तक पेंडिंग करते हैं, या किसी लूप होल्स का बेनिफिट लेते हैं। टैक्स एविशन का क्या तरीका होता है? जैसे मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट देना, हाइडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, इनकम के डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना, नॉट मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना,
पर्सनल एक्सपेंसेस किए किसी बिजनेसमैन ने और उन्हें बिजनेस में शो कर देना, चार्जिंग बोगस एक्सपेंसेस, बोगस बिल्स लगा देना, ये सब इलीगल तरीके हैं, नॉट अलाउड बाय लॉ। और ये सारे तरीके हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम लीगल तरीके देखेंगे कैसे हम टैक्स को कम कर सकते हैं। तो देखते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन अ पर्सन ऑन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो हम देखेंगे पर्सन क्या होता है, क्योंकि टैक्स लगाया जाता है, टैक्स किस पे लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है पर्सन की इनकम पे। तो ये जो पर्सन है वो पर्सन क्या होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो पर्सन देखते हैं क्या होता है। पर्सन एन इंडिविजुअल, सबसे पहला इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल है वो पर्सन होता है। इंडिविजुअल सभी समझते हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, राम श्याम गीता मीता सीता नीता, ये सब क्या है, इंडिविजुअल्स। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और वो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाई लेकिन वो जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं HUF। AOP क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ, पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसे इंडिविजुअल्स हैं, सभी ह्यूमन बींग्स हैं। और AOP क्या होता है, AOP मतलब ये वाले पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ये पर्सन, जैसे एक इंडिविजुअल है, एक फर्म है, एक कंपनी है, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल। क्लियर। फिर फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, और यह पार्टनरशिप फर्म कैसी भी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, सिंपल पार्टनरशिप फर्म हो, सभी तरह की फर्म्स। देयर आफ्टर कंपनी, कंपनी मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, देयर आर सो मेनी कंपनीज, सभी तरह की कंपनीज। लोकल अथॉरिटी जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटीज। और आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, ये जो है, दिस इज अ रेजिडुअल कैटेगरी। एवरी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगरी, तो ये भी इसमें कवर होता है। ओके, आगे देखते हैं। तो आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन के एग्जाम्पल, जैसे कोई डाइटी है, कोई आइडल है, उस आइडल की इनकम हो रही है, जैसे देवी माँ की इनकम हो रही है, तो वो भी टैक्सेबल होगी। वो भी कौन है, वो भी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे यूनिवर्सिटी, ये कौन है, ये जुडिशियल पर्सन है। तो ये सब पर्सन होते हैं और ये डेफिनेशन में इंक्लूसिव होती है, दैट मीन्स इसके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है, तो पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। हम जो अपने लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे, वो मैक्सिमम फोकस किस पे करेंगे, हम इस लेक्चर सीरीज में मैक्सिमम फोकस करेंगे इंडिविजुअल्स पे, कि इंडिविजुअल्स की इनकम कैसे कम कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बिगनर्स को और लेमेंस को, बिजनेसमैन्स को, कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। तो देखते हैं एक बार, प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, तो इट इज़ अ ईयर इन विच वी अर्न इनकम। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच टैक्स इज पेड। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसे यहाँ से हम देखें, ये प्रीवियस ईयर है और इसके ठीक बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये भी फाइनेंशियल ईयर है, ये भी फाइनेंशियल ईयर है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है और ख़त्म कहाँ होता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे यानी 31 मार्च को ख़त्म होता है। असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। क्लियर। तो ये जो प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में कोई पर्सन इनकम को अर्न करता है। और ये जो असेसमेंट ईयर है, इस असेसमेंट ईयर में क्या करता है, वो इनकम असेस होती है, यानी इनकम का कैलकुलेशन होता है और वो उस इनकम पे टैक्स पे करता है। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में उसका कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन, और टैक्स को पे करते हैं। ये जनरल रूल है। अब हर प्रीवियस ईयर के लिए एक असेसमेंट ईयर होता है। तो जैसे अगर 2021 की बात करें तो इस प्रीवियस ईयर के लिए 21-22 असेसमेंट ईयर होगा। अगर हम 21 और 22 की बात करें तो इस प्रीवियस ईयर के लिए 22 और 23 असेसमेंट ईयर होगा, एंड सो ऑन। तो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है
1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, उसके ठीक सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होती है, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे होता है। प्रीवियस ईयर जैसे 21-22 के लिए असेसमेंट ईयर होगा 22-23। तो आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्लियर है। आगे देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? जो भी इनकम, टोटल इनकम आप अर्न करते हैं उसे एज पर सेक्शन 14 इनकम टैक्स 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करता है। तो टोटल इनकम कितने भी सोर्सेज से हो सकती है, उन सारे सोर्सेज को मिला के इनकम टैक्स ने 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाए हैं। तो वो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी की इनकम सभी को समझ में आती है, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में। एक पर्सन एम्प्लॉयर है और दूसरा पर्सन एम्प्लॉई है। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है। वहां जो भी एम्प्लॉई को बेनिफिट एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, वो चाहे वो परक्विजिट हैं चाहे अलाउंसेस हैं, वो सभी टैक्सेबल होते हैं किसमें? सैलरी हेड में। कई सारे एग्जम्पशंस भी होते हैं, वो हम देखेंगे। सैलरी हेड में कोई भी इनकम हो, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इनकम, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर आपके हाउस होल्ड में कोई एम्प्लॉई है और उसकी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा इनकम है, वो भी फैमिली हेड में टैक्सेबल होगी। सेकेंड हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कौन सी आती है? हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होती है रेंटल इनकम। ये रेंटल इनकम कहीं से भी हो सकती है, शॉप से हो सकती है, हाउस से हो सकती है, वो हाउस रेजिडेंशियल हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, ऑडिटोरियम, प्लानिटोरियम, स्विमिंग पूल, किसी भी तरह का सिविल कंस्ट्रक्शन, उससे अगर रेंट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंड थर्ड इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो सभी समझते ही हैं, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम। तो बिजनेस से इनकम है, बिजनेस मीन्स एनी टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस। और प्रोफेशन किसी भी तरह का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर्स, ये सब क्या है? दे ऑल आर डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल्स। इसी में वोकेशन भी इंक्लूड होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब की इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी हेड में। फिर कैपिटल गेन, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन की इनकम मतलब कोई भी एसेट, सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होती, कुछ ही स्पेसिफाइड एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स होती हैं। और जो भी कैपिटल एसेट्स होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग कैपिटल एसेट होती है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है, सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट होती हैं। ऐसे जो कैपिटल एसेट्स होती हैं, इन कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पे, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इन्हें सेल करने पे, तो अगर आप ट्रांसफर या सेल करते हैं कैपिटल एसेट को, तो उस पर जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है एज ए कैपिटल गेन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग परचेज की, 6 महीने पहले आपने बिल्डिंग परचेज की 20 लाख रुपीस की, और उसी बिल्डिंग को आपने सेल कर दिया 30 लाख रुपीस में। ये परचेज प्राइस था और ये सेल प्राइस है। 20 लाख की खरीदी, 30 लाख में बेच दी, तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये जो 10 लाख रुपए है, यही टैक्सेबल होगा किस हेड में? कैपिटल गेन हेड में। आई थिंक आपको क्लियर है। और इन पांचों हेड्स की इनकम को जब हम एग्रीगेट कर देते हैं, तो उस एग्रीगेशन को, एग्रीगेट इनकम को क्या बोलते हैं? उस एग्रीगेट इनकम को बोलते हैं हम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। क्या ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स लगता है? नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम में से बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं। ये डिडक्शंस ही तो हमें पढ़ना है। ये डिडक्शंस से हम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो डिडक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो अगर हम GTI में से, ये जो GTI है ग्रॉस टोटल इनकम, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन कहाँ होती है? सिंपली समझे तो सेक्शन 80C से लेके और 80U तक बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। तो वो सारी डिडक्शंस को अगर हम माइनस कर दें GTI में से, तो जो बचता है वो बचता है नेट टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम। इस इनकम पे ही टैक्स लगता है। जो आपको टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स किस पे करना होता है? इस इनकम पे ही टैक्स लायबिलिटी आती है। वो हम देखेंगे कैसे आती है, कितनी आती है, ये हम आगे देखेंगे। तो डिडक्शंस की बात आई, तो आप समझते हैं कि दो टर्म और कंफ्यूज करते हैं जनरली टैक्स पेयर्स को और बिगिनर्स को।
एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एग्जेम्पशंस वो होती हैं जो इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती, ऐसी इनकम्स जो आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती। एनी इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, तो आपकी टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होती है, एग्जेम्प्ट होती है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है। तो जैसे लिखा है एग्जेम्पशन मीन्स द होल इनकम इन इटसेल्फ, होल इनकम इटसेल्फ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। डिडक्शंस क्या होती है? डिडक्शंस होती है पहले जीटीआई में ऐड हो रही होती है, बाद में सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमने ऊपर जीटीआई कैलकुलेट किया था ना, उस जीटीआई में ये इनकम्स इंक्लूड होती हैं और बाद में हम इन्हें रिड्यूस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? जीटीआई में से जो इनकम को डिडक्ट कर रहे हैं। एग्जेम्पशंस होती हैं वो इस जीटीआई में इंक्लूड ही नहीं होती हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ लिखा है नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये क्या होती है? इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती हैं। और जीटीआई जो डिडक्शंस होती हैं वो फर्स्ट इंक्लूडेड इन द जीटीआई, पहले जीटीआई में इंक्लूड होती हैं एंड देयर आफ्टर दे आर डिडक्टेड फ्रॉम इट, और उसके बाद ये डिडक्ट की जाती है। डिडक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि डिडक्ट होती है। आप सेक्शंस देखते हैं, जो एग्जेम्पशंस के सेक्शन होते हैं वो सेक्शन 10 होता है जिसमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं। सेक्शन 11 होता है जो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलता है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी को एग्जेम्पशन मिलता है। ये सारे एग्जेम्पशंस कहाँ हैं? सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये सीरीज में है। फिर डिडक्शंस कहाँ मिलती हैं? तो डिडक्शंस में बहुत सारे लोगों को मालूम होता है सेक्शन 80C, हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे 80C के थ्रू टैक्स कम कर सकते हैं। 80C से लेके 80U तक ये सेक्शन है, जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, ऐसे बहुत सारी पूरी 80T, 80TTA, 80U, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो वो सेक्शंस में कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे इनकम को कम कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके बाद देखते हैं इनकम टैक्स के कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद इनकम टैक्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स जो है वो क्या है? इनकम टैक्स एनुअल टैक्सेशन है। यानी एनुअल टैक्सेशन का मतलब कैसी इनकम पे लगता है? एनुअल इनकम पे लगता है, यानी आपके 1 साल की इनकम पे टैक्स लगता है, 1 ईयर की इनकम पे। और हमने पहले ही देखा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है। कहाँ लगता है? असेसमेंट ईयर में। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कई बार प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है, लेकिन जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। सेकेंड, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती हैं, जैसे सिंपल इंडिविजुअल की बात करें जो कि 60 ईयर से कम है, तो उनकी 2.5 लाख रुपीस की इनकम तक टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है? निल होती है। क्लियर? तो ऐसे स्लैब सिस्टम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्लैब सिस्टम क्या होता है और किस रेट से अलग अलग स्लैब्स पे टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम पे लगता है। और ये जो स्लैब का बेनिफिट है, ये स्लैब का बेनिफिट अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल। किसी पर्सन की इनकम, इंडिविजुअल की अगर इनकम 1 करोड़ रुपए है तो भी उसे स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। किसी की 100 करोड़ इनकम है तो भी उसे स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। तो ये स्लैब का बेनिफिट सभी को मिलता है। ऑन इंडिविजुअल टैक्स इज चार्ज ऑन स्लैब बेसिस। हमने देखा है कि इंडिविजुअल की इनकम पे स्लैब बेसिस पे टैक्स लगता है। इनकम में भी रेगुलर और कैजुअल, ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या कैजुअल इनकम पे भी टैक्स लगता है? यस, इनकम रेगुलर भी हो सकती है। जैसे सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं तो रेगुलर सेल हो रही है, और सेल हो रही है तो रेगुलर इनकम हो रही है। जैसे आप अगर सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो if you are salaried employee, you are earning salary, it is regular, every month salary is being credited in your account, तो वो भी टैक्सेबल है। तो रेगुलर भी हो सकता है आपका सोर्स और कैजुअल भी हो सकता है। कैजुअल जैसे आप केबीसी में गए और केबीसी में आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए, कौन बनेगा करोड़पति में, और वहां से आपको यू वॉन रुपीज 1 करोड़, तो ये क्या हो गया? कैजुअल इनकम, ये भी टैक्सेबल होगी। जैसे आपकी लॉटरी लग गई और लॉटरी में आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो वो जो 1 करोड़ रुपए हैं वो भी क्या होंगे? वो भी टैक्सेबल, वो कैजुअल इनकम है। तो कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल होती है और रेगुलर इनकम भी टैक्सेबल होती है। इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स किसी और पर्सन से आना चाहिए। एक डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी होता है, तो एक पर्सन खुद से इनकम अर्न नहीं कर सकता। इनकम कहीं ना कहीं बाहर से आनी चाहिए। जैसे अगर आप सेल कर रहे हैं और उससे रेवेन्यू आ रहा है, तो ये सेल आप किसी और पर्सन को कर रहे हैं। जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको सैलरी अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो किसी और पर्सन से आना चाहिए।
इसके बाद नो डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल. यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल इनकम. कोई पर्सन ये कह के नहीं बच सकता कि ये तो मेरी इलीगल इनकम है, इस पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, whether it is legal or illegal. If a person declares the source of income, then the income is charged at different rate. If he is not able to declare source of income, then probably higher rate is applied. तो ज़्यादा रेट से टैक्स लगता है, वो हम देखेंगे आगे. लेकिन लीगल इलीगल जैसा कोई डिफरेंस नहीं होता. लीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है, इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है. नेक्स्ट इज 8 पॉइंट, पिन मनी रिसीव्ड बाय वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड इज नॉट टैक्सेबल. जैसे वाइफ को अगर हस्बैंड कुछ पिन मनी या पॉकेट मनी देते हैं और वो पॉकेट मनी उस पर वाइफ की इनकम में हैंड में टैक्स नहीं लगता. इसलिए नहीं लगता क्योंकि म्यूचुअलिटी, एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगता है. वन इनकम इज टैक्स्ड ओनली वंस. तो हस्बैंड ने वाइफ को अगर कुछ इनकम दी, अर्न की इनकम, और वो दी, तो वो वन इनकम इज टैक्स्ड वंस, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज 9 पॉइंट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ टाइटल टैक्स इज नॉट पोस्टपोन्ड. अगर डिस्प्यूट है, दो लोग कह रहे हैं ये मेरी इनकम, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स किसी भी जिस पर्सन के पोजीशन में प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम प्रोबेबली उससे वो टैक्स रिकवर कर लेंगे और कहेंगे आप अपना डिस्प्यूट डिसाइड करते रहो. अगर डिस्प्यूट वैसा ही डिसीजन होता है जैसा इनकम टैक्स ने टैक्स कलेक्ट किया तो ठीक है. अगर डिफरेंस होता है कोर्ट से लेटर ऑन, तो फिर वो दूसरे पर्सन से रिकवर कर सकता है. नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर में ऑल्सो बी डीम्ड. यस, ये क्या है, कई बार जैसे एक पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहे हैं, वो पर्सन एक मैरिज कर रहे हैं किसी फैमिली मेम्बर की, सपोज बेटे या बेटी की मैरिज कर रहे हैं, और ये जो मैरिज कर रहे हैं, मैरिज पे इन्होंने खर्च किए कितने रुपए, 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपए खर्च किए. जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं ये देखते रहेंगे, अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो मैरिज को देखते रहेंगे और पूरा एस्टिमेशन करेंगे कितना खर्चा हो रहा है. और अगर 5 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने नोट किया, ऑब्जर्व किया, तो फिर मैरिज के बाद वो रेट कर सकते हैं. वो पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया. इफ़ ही इज़ एबल टू सेटिस्फैक्ट्रीली आंसर, यहाँ से पैसा आया, सोर्स बता सकते हैं तो ठीक है. अगर सोर्स नहीं बताते हैं तो ये जो 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्सपेंडिचर क्या माना जाएगा, ये एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा इनकम, और इस पे टैक्स लगेगा हायर रेट से. और इस पे जो टैक्स रेट होता है ना, वो भी 60% होता है, उस पे 25% क्या होता है, ये 60% टैक्स रेट होता है, और 25% होता है सरचार्ज, और 4% होता है हायर एजुकेशन सेस HEC, और ये होता है सरचार्ज. तो ये टोटल कितना हो जाता है, 78%. सब मिला के 78% की रेट से टैक्स लगता है, 60 और इसका 50%, इसका 50%, तो ये होता है 75, और 75 का 4%, तो 3 और ऐड किया तो टोटल रेट हो जाती है 78%. नेक्स्ट, एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. अगर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है किसी के पास तो उन पे भी डीम्ड इनकम मान के टैक्स लगता है, सेम 78%. अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट एंट्री, अगर किसी के बैंक अकाउंट में या कैश बुक में कोई अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट एंट्री है, क्रेडिट में सपोज एक एंट्री है और उस एंट्री में 1 करोड़ रुपीज़ हैं, 1 करोड़ रुपीज़ कहाँ हैं, क्रेडिट साइड में, और वो पर्सन इज़ नॉट एबल टू गिव एक्सप्लेनेशन कि ये क्रेडिट एंट्री क्यों है बैंक अकाउंट में या बुक्स में, तो क्या माना जाएगा, इसे मान लिया जाएगा इनकम, और ये 78% की रेट से लगेगा टैक्स. ये तो केवल टैक्स है, पेनल्टी भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, यानी जेल भी जाना पड़ सकता है. नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर रिसीविंग इफ इनकम इज लॉस्ट नो एक्सेप्शन. एक पर्सन है, जैसे एक पर्सन है वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ उन्हें सैलरी मिली और बड़े खुश होकर घर पे आ रहे थे सैलरी लेके. ये सैलरी कितनी थी, सपोज 1 लाख रुपए थी. 1 लाख रुपए सैलरी लेके कहाँ आ रहे थे, घर पे आ रहे थे अपने. और जब घर पे आ रहे थे तो रास्ते में ही क्या हुआ, ऑफिस से निकलते ही और घर पहुंचने से पहले क्या हो गया, लूट कमिट हो गई, या क्या हो गया, या थेफ्ट हो गया. ये पर्सन की जो सैलरी थी वो इफ इट इज लूटेड और इट इज थेफ्ट आउट. अब क्या होगा, क्या ये पर्सन कह सकते हैं कि ये सैलरी पे तो हम टैक्स नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये सैलरी तो लूट हो गई, ये सैलरी तो चली गई, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल विद मी. क्या ऐसा कह सकते हैं, नो. सैलरी
पे ये जो लूट हो गई, दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम से कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यानी पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम में भी लमसम और इंस्टॉलमेंट, ये सिंपल बात है, इनकम एक साथ भी आ सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। नेक्स्ट, इनकम इंक्लूडेड लॉसेस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉसेस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इनकम। वो कहते हैं तो पॉजिटिव इनकम होती है किसी पर्सन की यानी प्रॉफिट, और या नेगेटिव इनकम होती है, नेगेटिव इनकम इज लॉसेस। तो लॉसेस को हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, नेगेटिव इनकम। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस इज अलाउड कंडीशनली। तो क्या होता है, अगर कोई पर्सन है, उनके दो बिजनेस है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये पूरे सेट ऑफ के प्रोविजंस होते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो सेट ऑफ मीन्स अगर एक पर्सन है, उनके दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी, और ए बिजनेस में क्या होता है, ए बिजनेस में उनका प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपीस का, यानी पॉजिटिव इनकम होती है 10 लाख की, और बी बिजनेस में नेगेटिव इनकम होती है सपोज 2 लाख की। तो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो इन पर्सन को कितनी इनकम पे टैक्स देना होगा, 10 - 2 मीन्स इन्हें टैक्स देना होगा 8 लाख रुपीस। इसे बोलते हैं सेट ऑफ। फिर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड, यानी अगर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, सेट ऑफ नहीं हो पा रहे एक साल में, तो फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सपोज ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख ना होकर के कितना होता है, ये 2 लाख ना होकर होता लॉस 12 लाख, नेगेटिव इनकम की कितनी, नेगेटिव इनकम 12 लाख, तो नेट इनकम की कितनी हो जाती, इनकी नेट इनकम हो जाती -2 लाख, यानी इस साल हमें प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ। एक बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट, दूसरे बिजनेस में 12 लाख का लॉस, तो नेट इफेक्ट क्या आया, 2 लाख रुपए का लॉस। तो इस लॉस को क्या कर सकते हैं, इसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर किसी को गिफ्ट मिलता है तो 50,000 रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है, तो जिसे मिलता है रिसीवर, उसकी इनकम में इंक्लूड होता है और टैक्सेबल होता है। इसके कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता, जैसे अगर आपको मैरिज के ओकेजन में गिफ्ट मिला तो वो टैक्सेबल नहीं होता, कुछ भी मिला, कितना भी मिला तो वो एक्सेप्ट होता है, लेकिन और ओकेजन में मिला, जैसे बर्थडे पे मिला तो वो टैक्सेबल होता है। जैसे रिलेटिव से गिफ्ट मिला, तो रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो वो भी एक्सेप्ट होता है। तो ये भी देखेंगे हम कैसे हम गिफ्ट के थ्रू टैक्स सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टैक्सेस लेवीड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आपने कई बार सुना होगा कि पर्सन है वो नॉट रेजिडेंट इंडियन है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कितने होते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, एक होता है पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक पर्सन होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है तीसरा NRI। तो ये 3 स्टेटस होते हैं। ये पर्सन जो सबसे ज़्यादा इंडिया में रहा, ये पर्सन जो उससे कम इंडिया में रहा, और ये पर्सन जो सबसे कम इंडिया में रहा। तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया में रहा, इसके ऊपर टैक्स सबसे ज़्यादा होगा, हम 3 टिक लगा रहे हैं मतलब सबसे ज़्यादा होगा, इसके ऊपर टैक्स कम होगा थोड़ा, और इसके ऊपर और कम होगा। ये कैसे होता है, पूरे टैक्स इंसिडेंस के रूल्स होते हैं, इनकम टैक्स में सेक्शंस है, सेक्शन 6 उसमें प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ये टैक्स डिसाइड होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। और लास्ट में देयर आर वेरियस एग्जेम्पशंस। इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में एक सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, बहुत सारी डिडक्शंस हैं, कई सारे रिबेट्स हैं, कई सारे रिलैक्सेशन हैं जैसे टैक्स हॉलीडेज ऐसे, और इन सब का बेनिफिट लेके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी को कर सकते हैं रिड्यूस। और हमें क्या सीखना है, कमिंग वीडियो सीरीज में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ही है एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, तो कैसे हम इनकम टैक्स से बेनिफिट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन सेव योर टैक्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके और बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।